Hello everyone, welcome to Law Deck coaching classes. This is Chinu Sharma and today in this lecture we are going to take up a very basic but important and relevant topic for all legal examination. Especially this is important for those students who are preparing for CLAT UG or PG or for that matter any legal entrance examination. So हमारा आज का टॉपिक है basic concepts related to crime. Also, if you are new to my channel, please do subscribe to it and press the bell icon. So, आज के इस लेक्चर की हम शुरुआत करेंगे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर देकर. सो क्वेश्चन है व्हाट इज क्राइम? क्राइम है क्या? अगर हम सिंपल जनरल हिंदी भाषा की बात करें तो क्राइम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं जो हम सुनते भी हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, अपराध. नाउ कमिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज, सिंपल टर्म्स में क्राइम का मतलब है कोई भी ऐसा एक्शन या फिर ओमिशन जो लॉ के द्वारा पनिशेबल है, जिसके करने या फिर ना करने से आपको सजा दी जाएगी लॉ के द्वारा. अब करने ना करने इसका क्या मतलब है? और यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक्शन ओमिशन इन दो वर्ड्स का क्राइम के साथ क्या रिलेशन है. सो एक्शन का मतलब है आपने कोई ऐसा काम करा, आपका कोई ऐसा एक्ट जो आपको नहीं करना था, डूइंग समथिंग नॉट सपोज्ड टू बी डन. ओमिशन, नॉट डूइंग समथिंग विच इज सपोज्ड टू बी डन, आपको कुछ करना था बट आपने वो नहीं करा. अब वो नहीं करा, वो लॉ के द्वारा पनिशेबल है. सो जो एक्ट या ओमिशन लॉ के अनुसार जिसकी सजा लिखी हुई है उसको हम क्राइम बोलते हैं. अगर हम सोसाइटियल पर्सपेक्टिव से देखें तो सोसाइटी में जो भी चीज एक्सेप्टेबल है, जो स्वीकार करती है सोसाइटी, वो कभी भी लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड नहीं होती. क्योंकि लॉ बनाया किसके लिए गया है? एक सोसाइटी पीसफुल तरीके से ऑर्डर में अच्छे से चल सके, लोग शांतमय तरीके से रह सके बिना किसी क्राइम के. सो उसके लिए लॉज बनाए जाते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए. So anything which is acceptable in the society will never be prohibited under law. So it will never constitute a crime. मगर अगर हम इसके opposite देखें, इसका ये मतलब नहीं है हमने यहाँ पर तो ये बोल दिया कि जो भी चीज सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है वो क्राइम नहीं होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक चीज जो सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल है वो क्राइम होगा ही होगा. वो चीज क्राइम है या फिर नहीं है उसके लिए फिर हम लॉ बुक्स में जाएंगे. सो दैट डिपेंड अपॉन whether a law has been made to punish the same or not. So हम एक बार इसकी रीडिंग देख लेते हैं. Anything which is acceptable in the society will never be prohibited under law, so it will never constitute a crime. And anything which is unacceptable may or may not constitute a crime depending upon whether a law has been made to punish the same. सो अब हम और इजी और इंटरेस्टिंग वे से क्राइम के मीनिंग को समझते हैं. हमने एक जनरल टेक्निकल सी डेफिनेशन तो पीछे देख ली, एक्ट ओमिशन. अब हम खुद पर क्राइम की डेफिनेशन को लगाकर देखते हैं, हम खुद को किसी सिचुएशन में डालकर देखते हैं. सो व्हाट इज अ क्राइम? दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बट हाउ टू गो अबाउट आंसरिंग इट? जनरली ज्यादातर लोगों के लिए या ज्यादातर टाइम हम क्राइम उस चीज को मानते हैं जो कोई और पर्सन कर रहा है, व्हाट अदर पीपल डू. सो फॉर मोस्ट ऑफ अस, मोस्ट ऑफ द टाइम क्राइम इज समथिंग व्हाट अदर पीपल डू. क्या हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से चेक कर सकते हैं कि ये चीज क्राइम है या फिर नहीं है? सो व्हाई नॉट चेक दैट अगेंस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस. इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी जिससे आपको इस कंसेप्ट का जो बैकग्राउंड है कि क्राइम असल में है क्या वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. So few examples are mentioned hereinafter which will make concepts background more clear. सबसे पहले, क्या आपने कभी भी आपके गली मोहल्ले में आपको कहीं से कोई 5 रुपए 10 रुपए का नोट मिला, कहीं पे भी कोई पैसा आपको रखा हुआ मिला, तो हैव यू एवर केप्ट मनी? क्या आपने वो पैसा अपने पास रखा है चुपचाप, फाउंड इन द स्ट्रीट? अगर आपने रखा है तो ये चीज भी चोरी है. दिस इज थेफ्ट पनिशेबल अंडर इंडियन लॉ.
आई होप आपको थोड़ा थोड़ा अब और डिटेल में क्लियर हो रहा होगा कि क्या क्या चीजें क्राइम बन सकती हैं। सेकंड, हैव यू टेकन स्टेशनरी और एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर ऑफिस और वर्क। आप जहां पर काम कर रहे हो वहां पर आपको उस जगह पर अगर काम करने के लिए कोई स्पेसिफिक चीज दी गई है, आप उसको बिना किसी की परमिशन के खुद की मानकर घर लेकर आ रहे हो, या आप उसको किसी और को यूज करने के लिए दे रहे हो, तो वो चीज भी अगेन थेफ्ट है। सो हैव यू टेकन स्टेशनरी और एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर ऑफिस और वर्क। सो अगर आपने अपने काम वाली जगह से कोई चीज आप घर पर लेकर आए हो बिना किसी की परमिशन के, सो दैट इज अगेन थेफ्ट। सो इस तरह के अगर हम छोटी छोटी चीजों को देखें तो लॉ में हर चीज जो सोसाइटी के अगेंस्ट है, दैट विच इज अनएथिकल ऑल्सो, हर एक चीज को बहुत बारीकी से लिखा गया है। उसके लिए कितनी पनिशमेंट है, उसकी डेफिनेशन क्या है, किस किस सिचुएशन में कोई चीज क्राइम बन सकती है, सो हर डिटेल को लॉ बुक्स में लिखा गया है। तो अगर हम अब क्राइम के मीनिंग को सम अप करें, इसका कंक्लूजन निकालें, तो हम ये कह सकते हैं क्राइम इज एन एक्ट और मिशन डन नॉट ओनली अगेंस्ट इंडिविजुअल। सो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक इंसान के खिलाफ कोई क्राइम कर रहे हो। क्राइम सोसाइटी के अगेंस्ट, लार्जर पीपल के अगेंस्ट हो सकता है। फर्दर, जो क्राइम है वो सोसाइटी को सीरियसली हार्म भी कर सकता है। और इसी चीज को बचा के रखने के लिए, पूरी की पूरी सोसाइटी को क्राइम से बचा के रखने के लिए, एक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, हमारी सोसाइटी में, हमारी स्टेट में एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। सो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कौन कौन लोग आते हैं? नंबर वन, पुलिस। नंबर टू, जुडिशरी। और कई बारी कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी होते हैं। सो समटाइम प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो। और रिसेंटली एक लीगल एग्जाम में ये डायरेक्टली क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में आया था, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सो वहां पर आपको अलग अलग ऑप्शंस होगी। सो अगर ऑप्शंस में समटाइम प्राइवेट इंडिविजुअल लिखा हो तो आपको वो भी इंक्लूड करना है। नेक्स्ट, मूविंग फर्दर। अब मैंने पीछे आपने ध्यान दिया होगा कि क्राइम ऑफेंस दो वर्ड यूज करे हैं। सो क्या इन दो वर्ड्स में कोई डिफरेंस है? सो अब हम ये देख लेते हैं। काफी बार स्टूडेंट्स इस चीज में भी कंफ्यूज होते हैं कि हमने क्राइम वर्ड यूज करना है या फिर ऑफेंस वर्ड यूज करना है। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स? सिंपली अगर हम कॉमन पार्लेंस में बात करें जनरली, तो हम दोनों को सिनोनिमसली एक दूसरे की जगह पर यूज करते हैं, क्योंकि दोनों में कोई भी स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं है, बट दोनों की जनरल एप्लीकेशन में डिफरेंस है। एक वर्ड है जो हमें लॉ ने दिया है, एक वर्ड है जो हमें इंग्लिश लैंग्वेज ने दिया है, सिंपली जो हम यूज करते हैं। सो जो क्राइम वर्ड है ये एक सिंपल जनरल टर्म है। क्राइम हम तब यूज करते हैं जब आप कोई भी सोसाइटल नॉर्म तोड़ रहे हो जो लॉ में मेंशन नहीं है। सो क्राइम वर्ड लॉ में मेंशन नहीं। सो जब भी हम लीगल लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहां पर हम क्राइम वर्ड नहीं यूज करते, बिकॉज क्राइम इज व्हेन यू ब्रेक सोसाइटल नॉर्म विच आर नीदर मेंशन। ऐसे सोसाइटल नॉर्म्स जो कहीं पर भी मेंशन नहीं है, नॉट प्रोटेक्टेड अंडर लॉ। जो चीजें, जो अपराध लॉ में प्रोटेक्टेड हैं, जिनके लिए लॉ में पनिशमेंट है, उनको हम ऑफेंस बोलते हैं। सो ऑफेंस इज एन एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, statute which is further protected by law. So this is very very important but basic difference that you all must keep in your mind. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंडियन लीगल सिस्टम में क्राइम कैसा है, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से स्टैट्यूट हैं या फिर कोड्स हैं जो क्राइम के साथ डील करते हैं। So greed, anger, jealousy, revenge, pride are the main and most expected reason for committing a crime. अब हम इंडियन लीगल सिस्टम में एंटर हो गए हैं। यहाँ पर क्राइम की क्या रेलेवेंस है, क्राइम किस किस मेन मुद्दों के लिए हो सकता है, क्या क्या मेन इंटेंशन हो सकती है एक क्रिमिनल के दिमाग में क्राइम कमिट करने से पहले। कोई लालच हो सकता है, गुस्सा, किसी के साथ जेलसी, किसी के साथ कोई बदला लेना। ये इंडियन लीगल सिस्टम में सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड रीजन माने जाते हैं क्राइम को कमिट करने के लिए।
लॉ ऑफ क्राइम एज द नेम हाईलाइट। लॉ क्या है क्राइम का? सो इट इज द लॉ गवर्निंग प्रिवेंशन ऑफ क्राइम and providing a mechanism for punishing those person who have committed a crime। So जिस लॉ में ये लिखा जाता है कि क्या चीज क्राइम है, कैसे उसको रोकना है, जो लोग क्रिमिनल है उनको किस तरह की पनिशमेंट देनी है। सो जहां पर ये सारी चीजें लिखी जाती हैं, पूरा का पूरा क्रिमिनल सिस्टम है गवर्न किया जाता है जिन लॉ से, उनको हम बोलते हैं लॉ ऑफ क्राइम। इसके दो मेन पार्ट्स हैं, एक है सब्सटैंटिव लॉ, दूसरा है प्रोसीजरल लॉ। जो सब्सटैंटिव लॉ है उसमें सीधा सीधा ये बताया गया है कि क्या चीज क्राइम है, कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। जो प्रोसीजरल लॉ है उसमें ये लिखा गया है कि किस तरह से आपने एक क्रिमिनल को पकड़ना है, उसको कोर्ट में ट्रायल के लिए कैसे लेके जाना है, कैसे आप ये चीज देखोगे कि कोई इंसान क्रिमिनल है या फिर नहीं है, वेदर समवन इज गिल्टी और इनोसेंट, उसके लिए एविडेंसेस कैसे लेके आने हैं, कौन कौन विटनेस हो सकता है। सो प्रोसीजर जहां पे बताया हो ट्रायल का, क्राइम को प्रूव करने का, वो चीजें आती हैं प्रोसीजरल लॉ में। सब्सटैंटिव में सीधा सीधा साफ शब्दों में लिखा होता है ये चीज क्राइम है इस सेक्शन के अंडर और इतनी पनिशमेंट मिलनी है। इंडिया की अगर हम बात करें तो सब्सटैंटिव लॉ में आता है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। और अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो ये हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल लॉ की। प्रोसीजर की बात करें तो क्रिमिनल लॉ में आते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जिसको हम सीआरपीसी बोलते हैं, फर्दर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सो ये तीन इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखने हैं। सो सब एक बार हम पढ़ लेते हैं जनरल मीनिंग। Substantive law provide as to what act or omission constitute a crime, also fix punishment for the same depending on how severe the crime is. Procedural law merely details the procedural aspect of catching a person who has supposedly committed a crime. Thereafter, कैच कर लिया जिसने क्राइम करा है, जो आपको लग रहा है कि उसने क्राइम करा है, होल्डिंग अ ट्रायल अगेंस्ट हिम इन कोर्ट ऑफ लॉ, कैसे ट्रायल करना है, कौन कौन से एविडेंस आएंगे, किस चीज के लिए, टू डिटरमाइन, ये देखना है कि वेदर ही इज गिल्टी और इनोसेंट। So here again we can have a look on the names. In the Indian context, the substantive law related to crime is Indian Penal Code IPC 1860, which lists out the various crimes punishable in India, and the procedural law, Code of Criminal Procedure 1973, Indian Evidence Act 1872. So जो आपको ये years mentioned है, these years are also very important, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स क्लैट की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं आफ्टर ट्वेल्थ, जो क्लैट यूजी के एंट्रेंस के लिए बैठ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर ध्यान से तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर आपको ऑप्शंस में इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ में ईयर्स लिखे होंगे। सो ईयर्स के ऊपर आपने जरूर फोकस करना है, क्योंकि यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं अंडर लीगल रीजनिंग, which makes provision for aspects such as how many suspects should be arrested by police, how the police should conduct investigation, trial of crime, then by which court, evidences। सो अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें तो इंडियन पीनल कोड और साथ में सीआरपीसी और एविडेंस, ये तीनों गोज हैंड इन हैंड। सो ये तीनों मिलकर काम करते हैं क्रिमिनल लॉ में, वेरी इंपॉर्टेंट। सो बहुत बारी इसी तरह का डायरेक्ट एमसीक्यू की फॉर्म में अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, जहां पर होता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैट्यूट्स और कोड्स कम्स अंडर क्रिमिनल लॉ। सो वहां पर स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि ये सिविल के साथ भी रिलेटेड है। सो आपने अगर क्रिमिनल के अंडर भी ऑप्शंस में है तो इसको इंक्लूड करना है, बिकॉज क्रिमिनल लॉ में भी ये तीनों ही इकट्ठे काम करते हैं। The provision contained in IPC Code of Criminal Procedure are commonly referred to as sections. Next is very important topic. कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई बेसिक लेवल का या फिर कोई जुडिशरी लेवल का एग्जामिनेशन है, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में से आप एक क्वेश्चन 100% एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्राइम, कोई भी अपराध, उसमें क्या क्या चीजों का होना जरूरी है।
सबसे पहले किसी इंसान ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है, क्योंकि कोई क्राइम है तो वो कोई इंसान ही करेगा। सो नंबर वन, ह्यूमन बीइंग। नंबर टू, उस इंसान के दिमाग में कोई अपराध करने की मंशा होनी चाहिए, मेंजरिया गिल्टी माइंड। नंबर तीन, जब उसके दिमाग में आ गया कि मैंने ये क्राइम करना है, तो वो उसके लिए एक आगे स्टेप ले, वो कोई ऐसा एक्ट करे, इलीगल एक्ट या फिर ओमिशन। फोर्थली, उस एक्ट या ओमिशन का हमें असर देखने को मिले। कोई ना कोई इंजरी हो जिसके ऊपर भी सोसाइटी है, कोई इंडिविजुअल है, किसी को किसी तरह का हार्म पहुंचना जरूरी है। वो हार्म बॉडी का भी हो सकता है, मेंटल हार्म भी हो सकता है, रेपुटेशन के ऊपर भी हो सकता है, जैसे डेफेमेशन हो गया। ये सारी चीजें बाकी हम आगे जब आईपीसी डिटेल में करेंगे तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप सिंपली समझो, एक आप स्टोरी की तरह रिलेट करके देखो कि एक क्राइम कमिट करना है। सबसे पहले एक इंसान चाहिए, उस इंसान के दिमाग में क्राइम करने की इंटेंशन चाहिए, फिर वो उस इंटेंशन से आगे बढ़े, कोई एक्ट करे, कोई ओमिशन करे। फोर्थली, उस एक्ट ओमिशन का किसी के ऊपर इंजरी, हार्म हो, असर देखने को मिले। ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह से अगर ये चारों चीजें पूरी हो रही हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूट करती हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। अब हम इनकी डिटेल देख लेते हैं वन बाय वन। ह्यूमन बीइंग, wrongful act or offense must have been committed by human being, not defined under IPC but words। ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन नहीं है इंडियन पीनल कोड में, बट इंडियन पीनल कोड में मैन, विमेन, पर्सन, ये डेफिनेशंस हैं अंडर सेक्शन 10 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट इज मेंजरिया गिल्टी माइंड। जो मेंजरिया है, गिल्टी माइंड, ये एक लीगल मैगजिम में से आता है जो है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निस्सी मेंस सिट्रिया। बहुत बारी ये मैगजिम भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका मतलब है नो पर्सन कैन बी पनिश्ड। आप लॉ में किसी को भी सजा नहीं दे सकते, किसी को भी क्रिमिनल नेचर प्रोसीडिंग में आप उसको पनिश नहीं कर सकते अनलेस, जब तक उसकी अपराध करने की जो मंशा है, गिल्टी माइंड है, वो प्रूव नहीं की जाती। नो पर्सन कैन बी पनिश्ड इन अ प्रोसीडिंग ऑफ क्रिमिनल नेचर अनलेस इट कैन बी शोन ही हैज अ गिल्टी माइंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्राइम का। Moving further, actus reus, a criminal activity that was the result of voluntarily bodily movement. There are two types of actus reus. First is commission, second is omission. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि या तो आपको कुछ करना था, आपने वो नहीं किया, या फिर जो आपको नहीं करना था वो आपने किया। अब अगर हम बात करें एक्शन की, तो एक्शन या कमीशन, इसमें आते हैं मर्डर, हर्ट, इस तरह के क्राइम। सेकेंडली ओमिशन, ओमिशन का मतलब है आपने कोई नेग्लिजेंस कर दी, कोई गलती कर दी। इसमें आते हैं क्रिमिनल नेग्लिजेंस वाले जो क्राइम्स होते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटी का होना जरूरी है। लास्टली इंजरी, जो भी आप गिल्टी माइंड के साथ एक्ट या ओमिशन कर रहे हो, that should be caused to another person or to society at large. It is defined under section 44 IPC। इसकी definition दी गई है इंजरी की, any harm illegally caused to any person in body, mind, reputation or property by another person। I hope आपको ये elements, इनकी timeline clear होगी होगी कि किस तरीके से हमें ह्यूमन बीइंग के साथ साथ एक गिल्टी माइंड, आपराधिक माइंड, इलीगल एक्ट ओमिशन और इंजरी को साथ लेके चलना है टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। नेक्स्ट, अब हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा जरूरी एलिमेंट्स है क्राइम के, मेंजरिया और एक्टस रियस। इनका अलग से डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज काफी बारी स्टूडेंट्स इन दो टर्म्स में कंफ्यूज होते हैं, और यही दो टर्म्स है जो एग्जाम में क्वेश्चन बन के आती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेंजरिया। मेंजरिया का मतलब है गिल्टी माइंड, एक आपराधिक मंशा, आपराधिक इंटेंशन माइंड। जब हम माइंड की बात करते हैं तो एलिमेंट कौन सा निकलता है? मेंटल एलिमेंट। यू हैव टू रिमेंबर मेंजरिया, जिसका मतलब है गिल्टी माइंड, आपके दिमाग में कोई गलत काम करने की
ख्याल आया, और वो ख्याल आया तो एलिमेंट आया मेंटल। दूसरी तरफ एक्टस रियस, एक्ट, गिल्टी एक्ट। जब हम एक्ट कुछ करने की बात करते हैं तो वहां पर जो एलिमेंट निकलता है दैट इज फिजिकल एलिमेंट। सो डायरेक्टली एग्जाम में आप ये अच्छे से क्वेश्चन तैयार कर लीजिए कि मेंजरिया की जब बात हो रही है तो वहां पर आ रहा है मेंटल, एक्टस रियस में आ रहा है फिजिकल एलिमेंट। अब हम इंपॉर्टेंट कुछ सिंपल सी एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको इनका मीनिंग डिफरेंस और अच्छे से क्लियर होगा। मेंजरिया, मान लो एक इंसान है, उसने अपनी मर्जी से ड्रिंक करी है, बट उसकी गाड़ी ड्रिंक करके अल्कोहल के बाद ही इज ड्रंक नाउ और उसकी गाड़ी किसी में लगती है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब वो एक्सीडेंट हो गया तो उसको हम क्राइम मानेंगे। अब वहां पर वो इंसान ये नहीं बोल सकता कि मेरी इंटेंशन नहीं थी, मैंने इनवॉलंटरली हार्म करा। गिल्टी माइंड कहां पर आ गया, मेंटल एलिमेंट आ गया जब उसने अपनी मर्जी से ड्रिंक करी, अल्कोहल ली, क्योंकि उसको पता था कि उस अल्कोहल ले रहा है। जब वो कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है अपनी वॉलंटरी चॉइस से, तो वहां पर ही जो गिल्टी माइंड मेंजिया का स्टेप है, एलिमेंट है, इसकी शुरुआत हो जाती है। सो इफ अ पर्सन ड्राइव while he is drunk and involuntarily causes harm to other, he is guilty, as it was a voluntary choice on his part to consume alcohol before driving। गाड़ी चलाने से पहले अल्कोहल कंज्यूम करना उसकी खुद की चॉइस थी, वॉलंटरी। अब उसने उस वॉलंटरी चॉइस के बाद जो भी काम किया है, जो भी नुकसान हुआ है, किसी पर्सन में उसकी गाड़ी लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, वो हर चीज अब क्राइम बन जाएगी, क्योंकि मेंटल एलिमेंट तभी उसका स्टार्ट हो गया जब उसने ड्राइविंग से पहले अल्कोहल ली, इवन दो द क्राइम इटसेल्फ वाज अनइंटेंशनल। मूविंग फर्दर, अब हम एक्टस रियस की एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम एक्ट और अमीशन दोनों की अलग से एग्जांपल्स देखते हैं। आप नाइफ लेकर किसी के घर में जा रहे हो विद द एक्सप्रेस इंटेंशन ऑफ कमिटिंग द एक्ट ऑफ मर्डर। आपके हाथ में नाइफ है, आपका दिमाग पहले से बना हुआ है कि मैं उसको मर्डर करने जा रहा हूं। सो ये इंसिडेंट हो गया एक्ट का, गिल्टी एक्ट। सेकेंडली, ओमिशन। अब आपने कुछ करना है, आपको लॉ बोल रहा है आपको ये चीज करनी है पर आप नहीं कर रहे। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एक मदर है, वो इंटेंशनली जानबूझकर अपनी फीमेल चाइल्ड को खाना नहीं दे रही सो दैट अल्टीमेटली उसकी खुद से डेथ हो जाए। सो जो ये सिचुएशन है, यहाँ पर एक मदर को लीगली, चाहे कोई बच्चा फीमेल है मेल है, उसको फीड करना चाहिए प्रॉपरली। अगर कोई किसी को भूखा रखकर उसकी जानबूझकर, उसकी मंशा ये है, उसके दिमाग में ये है, गिल्टी माइंड है कि वो मेरी फीमेल चाइल्ड है, मैं लड़की नहीं चाहती, सो उसकी अब डेथ हो जाए बिना खाना खाए भूखे रहकर, सो ये चीज ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट करती है। सो ये भी एक मर्डर है, एक क्राइम है। सो आई होप अब आपको ये सिंपल सी एग्जांपल्स के साथ मेंजरिया और एक्टस रियस, ये दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का डिफरेंस, मीनिंग और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो लास्टली, अब आप ये देख सकते हो, ये पिक्चर ये बहुत अच्छे से समझा रही है कि कैसे फिजिकल और मेंटल एलिमेंट है जो एक्टस रियस और मेंजरिया के। सो ये है इंटेंशन, कोई पीछे से नाइफ लेकर आ रहा है और ये नाइफ उसके लगा तो ये एक्ट परफॉर्म हो गया। सो इंटेंशन प्लस एक्ट, मेंजरिया, एक्टस रियस। सो ये पिक्चर को आप ध्यान से देखो तो आपको ये दो एलिमेंट्स बहुत इजीली, बहुत ही ज्यादा आसानी से और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब हम लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक फॉर ऑल लॉ एंट्रेंस एग्जाम। सो हमारा क्वेश्चन है, अगर एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मिन सिट्रिया कार्डिनल प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का, तो इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट है जो इस मैक्सिम को, इस प्रिंसिपल को करेक्टली रिफ्लेक्ट करती है? सो वो है ऑप्शन ए, कि एक क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दो सबसे जरूरी एलिमेंट, तो आप इस मैक्सिम में से देख रहे होंगे, एक तो ये एक्टस रियस निकल आया, दूसरा मेंस रिया।
So to constitute a crime, there must be actus reus and mens rea. ये क्रिमिनल लॉ के कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं कोई भी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो एलिमेंट्स रहते हैं दैट आर गिल्टी माइंड और गिल्टी एक्ट. So option A is the right answer and this is one of the most expected question from this topic of basic concept related to crime. So this was all about our today's lecture. I hope you liked the video and understood the basic concept related to crime, the difference between actus reus and mens rea. Please do subscribe to my channel. Do share it with your friends and family. Thank you and good luck.